नेक्स्ट वन इज कुछ क्वेश्चंस आप खुद यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको बुक में, तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद करके देखिए कि हमें आ भी रहा है करने की नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक्टिवेशन एनर्जी अभी हम पढ़ के आए हैं, E की हमने बात की है, तो वो होती क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, कोलिजन थ्योरी, और उसमें हमने ये कहा था कि कोलिजन थ्योरी में हमारे पास दो कंडीशंस जो हैं वो किसी रिएक्टेंट को सेटिस्फाई करनी होती हैं। वन इज एनर्जी बैरियर एंड द सेकंड वन इज व्हाट, इट इज ओरिएंटेशन बैरियर। ये एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करें, कोलाइड करें, तब जाके आपके पास इफेक्टिव कोलिजन माना जाता है। और दूसरी चीज कहता था कि उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने इसके बारे में बात की थी, या तो कल की थी या परसों की थी शायद। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आपके पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट कब बनाते हैं, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है ना कि जो केमिकल रिएक्शन है आपके पास वो क्या है। केमिकल रिएक्शन की बात करता है कि वही जो रिएक्टेंट के बीच में पुराने बॉन्ड्स होते थे वो टूट जाते थे और नए बॉन्ड बनते थे, उसी को आप बोलते थे कि रिएक्शन हो रहा है। अगर पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए बनेंगे नहीं, है ना। अब पुराने बॉन्ड्स टूटने के लिए क्या होना चाहिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कुछ रिएक्शंस होती हैं, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस हैं जो अपने आप हो जाती हैं कि बॉन्ड अपने आप अट्रैक्शन उनके बीच में दूसरे मॉलिक्यूल के लिए होगी और वो क्या करेंगे, फटाफट से अपने बॉन्ड तोड़ देंगे और दूसरे के तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन बहुत कम देखी जाती है। क्लियर है। मैक्सिमम हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, या तो आप उसको कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दो, क्लियर है, प्रेशर का चेंज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, तो ऐसी आपको एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। वन एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे it is about the burning of coal gas in air or combustion of carbon or combustion of hydrogen and oxygen gases which do not occur unless some energy in one form or other is supplied to reactant system। अगर आपने किसी चीज को कंबस्ट करना है, हाइड्रोजन को ही कंबस्ट करना है, ऑक्सीजन गैसेस का ही कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के साथ आपने कराना है, तो नॉर्मली आप नहीं करा पाते, यू हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी। क्लियर है। एंड दैट एक्सटर्नल एनर्जी इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। कि आपको जो रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या कराना पड़ रहा है, एक्टिवेट कराना पड़ रहा है फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन। अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस बाय इट्स ओन, खुद नहीं चलेगी रिएक्शन। when you supply some external energy, extra energy, that energy is what, that is activation energy for the activation of reactant molecules। is it clear। यहाँ पे एग्जांपल जो दे रखा है कि भाई कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जैसे आपके पास कंबस्शन है कार्बन का, नहीं होगा कुछ, क्या करना पड़ता है, जलाना ही पड़ता है, माचिस वाचिस जलानी पड़ती है तभी जलती है लकड़ी, ये ऐसे जल जाएगी, रखी रखी जल जाती है, होता है ऐसा। नो मैम। या फिर आपका कुछ गाड़ी वाड़ी आप चला रहे हैं, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, अंदर उसका कैसा सिस्टम फिट किया है, वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे कंबस्शन आपके पास पेट्रोल या डीजल का होता है, और फिर आपकी गाड़ी को एनर्जी मिलती है एंड वो चलने लगती है। होता है ऐसा कि ऐसे रखी रखी गाड़ी भाग जाती है, गाड़ी खड़ी है और आप बोलो ऊपर से देख रहे हो चल पड़ी मेरी गाड़ी, ऐसा तो नहीं होता कभी।
आपको जाना पड़ता है, आपको स्टार्ट करनी पड़ती है ना, तभी चलेगी। तो हमारे पास कह रहा है कि दैट एक्सटर्नल एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स इज नोन एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन लिख लीजिए, वैसे तो मैंने बताई वैसा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, पर आप ये वाला लिखिए। द एक्सेस एनर्जी which must be supplied to the reactants to undergo chemical reactions is called activation energy. Or one more thing you can add up over here, it is the extra energy which has to be supplied to the reactants, which has to be supplied to the reactants to bring their energy equal to the threshold energy. Equal to the threshold energy. It is denoted by this EA. हमने कल बोला था कि मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट स्पीशीज है सपोज, ठीक है, इनको कुछ एनर्जी होगा तो इन्होंने होल्ड करके रखा है, जिससे ए और ए के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है ना। जब बॉन्ड बनते हैं किन्हीं दो एटम्स के बीच में तो एनर्जी रिलीज होता है, पता है ये चीज। तो बॉन्ड बनता है किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उनके डिफरेंट या सेम में भी तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी उतना ही एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है जितना इसने बॉन्ड बनाने में लगाया है। समझ रहे हैं? जब दो चीजों के बीच में बॉन्ड बना, उन्होंने एनर्जी रिलीज किया, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड बन गया, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे उतना सेम अमाउंट एनर्जी का देना पड़ेगा, तभी जाके बॉन्ड टूटे। क्लियर है? सपोज कि भाई इनके बीच में इस तरह की बॉन्डिंग है, ए तरह की बॉन्डिंग है, बी तरह की बॉन्डिंग है, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटते हैं, और टूटेंगे कैसे, व्हेन वी सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी टू देम, टूटेंगे और क्या बन जाएगा, फिर जाके कहीं हमारे पास एक बीच में एक स्टेट आती है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी अनस्टेबल, इट इज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इन द रिएक्शन एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, उसका मतलब लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है, सेकेंड्स में होता है। 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए वो रिएक्शन में आपको दिखा एक ट्रांजिशन स्टेट विच इज क्वाइट अनस्टेबल। वो कौन सी स्टेट होती है, यहाँ पे आपको ये बात भी करी हुई है इसने कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात भी करेंगे। तो डायरेक्टली जो है ए और बी जब कंबाइन होते हैं, जब उनके बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, तब एक स्टेट हमारे पास, अनामिका यहाँ जरा ध्यान इधर रखिए ना, तो एक स्टेट हमें मिलती है विच इज व्हाट, विच इज नोन एज अ ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद वो ट्रांजिट होता है, उसके बाद वो ट्रांसफर होता है इनटू प्रोडक्ट। डायरेक्टली आपका रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है? डायरेक्टली दैट रिएक्टेंट is not converted into product. Clear है? That state is for the fraction of seconds, only for the fraction of seconds within the reaction, and that state is known as transition state. Let's see that how is it formed. हमने बोला कि हमारे पास A और B है, जो C बना रहा है डायरेक्टली नहीं बनता। एक स्टेट ऐसी आती है जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से टूटे और एकदम से नए बॉन्ड्स बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारे पास इस तरह की एक स्टेट आती है, सॉरी, इट इज ए
डॉटेड लाइंस आपको क्या शो कर रहे हैं कि ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बना नहीं है, अभी तक बना नहीं। क्लियर है? और जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो कहता है उसको हम सी बोले, या फिर ऐसे लिख लो, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो इसको ऐसे बोल दो कि ए बी बन रहा है हमारे पास। ठीक है? तो दिस स्टेट इज क्वाइट अनस्टेबल, जिसका लाइफ टाइम ही इतना कम है। जैसे आप लोग हैं जी रहे हैं, मतलब इतना 60 साल तक जी रहे हैं, तो लाइफ स्पैन देखिए कितना ज्यादा है ह्यूमन बीइंग का। जो पुराने जमाने के लोग थे वो तो 90, 100 तक जा रहे थे, है ना? तो हम कह रहे हैं कि फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो सकता है इसका लाइफ टाइम वो 10⁻⁻8 सेकेंड। आप खुद देखिए 10 की पावर में -8 है, विच इज व्हाट, बहुत कम। इज इट क्लियर? तो ट्रांजिशन स्टेट आप क्या लिखेंगे कि इट्स अ स्टेट व्हेन द ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एंड जो नए बॉन्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। And this state is only for the fraction of seconds within the reaction. Its lifetime is very less. It is quite unstable, and immediately आपका क्या हो जाता है, converted into product, एकदम से convert हो जाता है, पर दिखता जरूर है आपको reaction में थोड़ी देर। तो that is what, that is transition state. Clear? Is it clear? Yes. Now we have two kinds of reaction. हमारे पास दो तरह की reactions होती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक reaction. Any idea about this? अभिनव गुप्ता, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक reactions क्या होते हैं? मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनमें मैम हीट प्रोड्यूस होती है। किसकी बात की आपने, एंडोथर्मिक की? मैम एक्सोथर्मिक reactions ऐसी होती हैं जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब आपका प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। आपने वो देखा है आपके, मतलब नॉर्मली देखा होगा कि जब व्हाइट वॉश किया जाता है ना, चूना फेरते हैं घरों में, एक सॉलिड सब्सटेंस लेके आते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी देखा होगा, मतलब मैंने देखा है ये, वो पाउडर सा लेके आएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बीच में पानी डाला और व्हाट यू विल सी, वो पानी ना बॉइल करना शुरू कर जाता है। देखा होगा कभी? Have you seen that? Yes, ma'am. That is a reaction between that calcium hydroxide and water, and it will produce heat. अगर आप उस कंटेनर को टच करेंगे ना तो हाथ आपका जल जाएगा। क्लियर है? तो that is that those type of reactions are what, exothermic reactions. But some reaction need heat. कुछ reactions को heat की requirement है, होता है ऐसा? Yes, ma'am. And those reactions are what? Those are endothermic reactions. One second. So let's discuss कि भाई हमारे पास जब प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट जो स्टेबल कब होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो कब स्टेबल होगा, अगर उसकी एनर्जी कम होगी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब आप, मतलब आपने बहुत कुछ खाया है, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो आप उछल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, है ना, तो आपका क्या है, हम ये कह सकते हैं कि बड़ी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं है एक जगह, भाग रहे हैं इधर उधर। तो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम हो, कि एक जगह बैठा रहे, स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि भागे इधर उधर। क्लियर है? तो द थिंग इज व्हाट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए, भी कम होना चाहिए, तभी रिएक्शन जो है हमारे पास, एक जैसी रिएक्शन हम चाहते हैं, रिएक्शन से हमें क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेबल। तो हम एक ऐसी ही रिएक्शन चाहते हैं जिसमें एक हमारे पास प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट कैसा हो, स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी के लिए किसी भी चीज की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए, एनर्जी विल बी लेस। प्रोडक्ट का एनर्जी, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, रिएक्टेंट की एनर्जी। क्लियर है? Yes, ma'am. And such type of reactions are exothermic reactions. कैसे, अब कैसे बोले कि इसको क्यों हमने एक्सोथर्मिक बोला? सपोज कि भाई इनके पास 100 किलो जूल की एनर्जी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी निकल जाती है ना, रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज evolved, हीट इज evolved, होता है ऐसा। मतलब Yes, मान ma'am. लीजिए यहाँ पे 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी बची, प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी बची, 50 बची ना। तो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इधर उधर उछलेंगे, प्रोडक्ट एक जगह बैठा रहेगा, ऐसा ही रिएक्शन हम चाहते हैं ना। वी नीड सच काइंड ऑफ रिएक्शन in which there is stability in product. So such kind of reactions are what, exothermic, in which the energy of product is less than energy of reactant because most of the heat is evolved. So I will draw a graph over here. हम एक ग्राफ बनाएंगे between energy and progress of reaction for the exothermic reaction. एनर्जी, और इस तरह से बनता है, देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ये रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे रिएक्शन चलती है चलती है चलती है, इस तरह से एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचती है, एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ये आई वो ट्रांजिशन स्टेट। मैक्सिमम आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी रिएक्शन की, और उसके बाद वो ट्रांजिशन स्टेट इमीडिएटली कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रोडक्ट में। इस तरह से ऐसे। अब देखो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो रिएक्टेंट की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी मुझे क्या दिख रही है, कम दिख रही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला जो ग्राफ है दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। इन विच द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ईपी से मैं इसको डिनोट कर लूं, इसको ईआर से डिनोट कर लूं, तो हमारे पास आप क्या देख रहे हैं, दिस डिफरेंस, ये वाला आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। पढ़ा हुआ है आपने एंथैल्पी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं ना, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। एंड डेल्टा एच फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई, नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों है, जब डेल्टा एच को आप लिखते हैं ना, डेल्टा एच इज व्हाट, द एनर्जी ऑफ, इसकी टर्म में लिख सकते हैं, ई लिखा ना मैंने वहां पे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, मतलब फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करते हैं, एंड व्हाट यू विल गेट, ये तो कम है, कुछ वैल्यू इसकी कम है, ये ज्यादा है, तो कैसा आपके पास डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा हमेशा फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, Yes, और ma'am. एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपको एक्टिवेट किसको करना है, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना है टू रीच व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। तो ओवर हियर व्हाट, दिस इज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इतना एनर्जी लगेगा, क्या होगा, एनर्जी इतना लगेगा। अब हम एक और ग्राफ बनाएंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आप हीट प्रोवाइड करते हैं, आप प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्टेंट की हीट मतलब एनर्जी जो थी वो कम थी, तब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ा, और ऐसा करने से क्या हुआ, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो बढ़ गई।
प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और प्रोडक्ट कैसा हो गया, अनस्टेबल। नाउ सी द ग्राफ, ये चीज पता होनी चाहिए। रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचाने के लिए, जहां से आपके पास एक ट्रांजिशन आती है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यहीं से प्रोडक्ट बनने की शुरुआत हुई। इससे पहले तो ये आगे आगे जा रहा था, रिएक्शन प्रोसीड हो रही, फिर एक पहाड़ी पे पहुंचा, वहां से क्या हो गया, एकदम से उसका एनर्जी डिक्रीज हो गया एंड उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो ये वाला चीज, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। उस रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए, उसके पूरे पूरे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, और प्रोडक्ट बनने की शुरुआत तक की जो एनर्जी है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ सी द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। Energy, progress of reaction, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, इसको एनर्जी हम देते हैं। इस तरह से आपके पास क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, इसको मैंने बोल दिया ER, इसको मैंने बोल दिया EP। तो EP over here is greater than ER, energy of the product is more than energy of reactant। ढंग से समझने, ये energy of reactant। So in this case, if I want to calculate delta H, comes to be HP minus HR। हमेशा ऐसा ही होता है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है। तब आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हमारे पास किसी भी रिएक्शन के दौरान किस में आया है, एनर्जी में आया है, या उसका एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी के टर्म में ले रहे हैं तो एंथैल्पी में आया है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला एनर्जी जो है ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आ रहा है, ये वाला चेंज जो है, ये वाला डिफरेंस जो है, ये डेल्टा H। अब देखो हम ये ले रहे हैं कि रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, उसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लग रही है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या है, ज्यादा है। जबकि पीछे वाला ग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो कम लग रही है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक काइंड की है तो एक्टिवेशन एनर्जी उसमें क्या होगी, कम होगी। रीजन कि रिएक्टेंट के पास पहले से ही एनर्जी है, उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा अमाउंट आपको एनर्जी का उसमें देना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज व्हाट, लेस एज कंपेयर टू द एनर्जी प्रोवाइडेड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म में हम बात कर रहे हैं इज 4। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? तो बाकी हमारे पास यहाँ पे और कुछ नहीं रह जाता। एक एक्टिवेशन एनर्जी का आप फॉर्मूला लिख लें कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट, इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी minus average kinetic energy of reacting molecules. Now the last topic is about the catalyst. कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट रहता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, जो रेट है उसको फास्ट कर देता है। अब फास्ट कैसे करता है? फास्ट
वो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में यहाँ पे बात हुई है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, लोअर डाउन कर देता है। कि मतलब अगर किसी को पहले एक्टिवेट करने के लिए मान लीजिए 50 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत थी, अब कैटलिस्ट डालने से हो सकता है वो 10 किलो जूल की ही रिक्वायरमेंट रह गई। तो कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ, पहले हमें 50 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए हमें बहुत टाइम लग रहा था, बट जब आप कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो पहाड़ी क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। एग्जाम्पल देखिए, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो कैटलिस्ट पता होना चाहिए होता क्या, पता है ना? कैटलिस्ट इज व्हाट, इज अ सब्सटेंस व्हिच increases the rate of reaction without undergoing any chemical change in itself. उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। आप क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं, रिएक्शन को फास्ट कराते हैं और बाद में उस कैटलिस्ट को आप कहीं और यूज कर सकते हैं, निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन उसका इजी है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सपोज कि पहले अभी अभी हमने बनाया, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज एनर्जी, राइट? सपोज कि पहले भाई हमारे पास ना इतनी बड़ी पहाड़ी जानी पड़ती थी, इसको चढ़ना पड़ता था, माउंट एवरेस्ट, यहाँ तक पहुंचना पड़ रहा था, फिर प्रोडक्ट बनने की उसको उम्मीद जगी थी, फिर वो नीचे आना शुरू होता है। बट जब आप कैटलिस्ट डाल देते हैं ना, तो कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, इस पहाड़ी को ही नीचे ले आता है। मतलब उससे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अब जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। पहले देखो कितना चलना पड़ रहा था, इसको यहाँ से जाना पड़ रहा था, यहाँ पहुंचना पड़ रहा था, फिर प्रोडक्ट बन रहा था। बट अब क्या हुआ, यहाँ से आया, ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा ही रास्ता जो है वो तय करना पड़ा है, और जल्दी से हमारे पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, जो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए टाइम लगना था वो क्या कर दिया, कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, जब ma'am. कैटलिस्ट की बात आएगी ना, आपको ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि विद कैटलिस्ट, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड द रिएक्शन गोज वेरी फास्ट। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जब देखी गई तो बहुत फास्ट थी विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो हमने, मैं आपसे पहले भी इस चीज को डिस्कस करती हूँ कि अगर हमें जो अपना रिएक्शन को फास्ट कराना है, सपोज द रिएक्शन, मैं कोई रिएक्शन करा रही हूँ और उसको 4-5 महीने लगते हैं, तो और मुझे रोज चेक करना पड़ रहा है जा जाके कि अब प्रोडक्ट बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, तो इतना टाइम, अगर मैं कोई ऐसा अल्टरनेट निकालूं जिससे रिएक्शन जो है मेरी 2 दिन में हो जाए, तो मैं उस ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगी। 2 दिन वाले के साथ जाना चाहेंगे ना, 4-5 महीने कौन बैठा रहेगा? तो हमने क्या किया, हमने कंडीशंस वेरी की, हो सकता है टेम्परेचर वेरी करने से हो जाए। जब मैंने कैटलिस्ट डाला तो मुझे लगा कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम ऐसे ऐसे ऑप्शंस जो है वो चूज कर लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। प्रोडक्ट तो वही सेम ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कैटलिस्ट डजंट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। वो जो आपके रिएक्शंस हैं उनके साथ मतलब रिएक्ट नहीं करता है केमिकली। क्लियर है? उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। चैप्टर में आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रेट की बात की हमने स्टार्टिंग में। रेट क्या होता है, रिएक्शन कितनी स्पीड से चलती है। क्लियर है? और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद हमने फैक्टर्स की बात की, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट लॉज वगैरह की बात हुई, ऑर्डर की, मॉलिक्यूलैरिटी की बात हुई, और बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको आए। हाफ लाइफ पीरियड की बात। क्लियर है? और ये उसके बाद कोलिजन थ्योरी, एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट इट इज अबाउट दिस एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट, एंड फाइनली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे वेरी करता है। इज इट क्लियर? So this Yes, is ma'am. all for the today's lecture. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.